वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौन एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम समाज विज्ञान का पेपर हम सॉल्व करेंगे और ये मॉडल पेपर रहेगा। ये मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा बनाया गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जो परीक्षा आगामी परीक्षा है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो के आप बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसके सॉल्व बता रहा हूँ, आप उसको अपनी जो पेपर सॉल्व की नोटबुक है आपकी, उसमें आप सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम जो निर्देश हैं, निर्देशों को पढ़ लेते हैं। इसमें जो समय है 3 घंटे का है, ये मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। पूर्णांक 80 मार्क्स का है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं या पेपर सॉल्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपके स्क्रीन पे विजुअल है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 27 क्वेश्चन है, 27 प्रश्न है और सभी अनिवार्य हैं। ये आप ध्यान रखें, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जो दूसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने दिए गए हैं, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके सामने 1 नंबर का है तो वहाँ पे दे रखे हैं। जो निर्देश नंबर 3 है तो उसमें है कि प्रश्न संख्या 1 में 8 खंड हैं। समझ रहे हैं, एक ही है, क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन उसमें 8 खंड दिए गए हैं और ये सारे कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, 1-1 मार्क्स के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, उसमें 4 विकल्प दिए होंगे और जो सही विकल्प है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर निर्देश नंबर 4 देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 2 से 9 तक भी ये भी एक ही नंबर के हैं, लेकिन ये कैसे होंगे, ये विकल्पी नहीं होंगे, ये 1 लाइनर होंगे। ठीक है, या किसी का आंसर आपको एक शब्द में देना है तो ये भी 1 नंबर के होंगे। जो निर्देश 5th देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर और 19 तक, 10 से 19 तक ये 3 नंबर के होंगे और 20 से 26 तक यहाँ पे बाई मिस्टेक 3 हो गया, लेकिन ये 4 नंबर के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। और ये निर्देश नंबर 7 पढ़ लेते हैं। तो जो यहाँ पे 29 हो गया, 29 नहीं है, ये 27 है। जो क्वेश्चन नंबर 27 होगा वो मानचित्र से संबंधित होगा। आपको अलग से मानचित्र मिलेगा जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में संलग्न करना होता है। ठीक है, तो ये आपने सारे निर्देश समझ लीजिए। निर्देश नंबर 7 तो पढ़ लिया हमने, 8 देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता उस पर आप समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास जो समय है सिर्फ 3 घंटे है। ठीक है, 15 to 20 मिनट आपको बोर्ड में पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। अगर आप जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से पेपर पढ़ लेते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके पास समय इतना ही है, तो आपको किसी भी प्रश्न पे ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना। अगर कोई नहीं आ रहा है तो उस पर बहुत देर तक उसी पे नहीं घूम जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड उसमें शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगा आप प्रश्न लिखेंगे, आपको चारों विकल्प लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ जो राइट आंसर है उसको ही अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, इसमें इसका स्विट्जरलैंड हो गया है, आपने लिख लिया होगा। इसमें 2 वाला देखते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्न की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस संधि के बाद, इस सम्मेलन के बाद IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इस संधि के बाद या इस सम्मेलन के बाद ये हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख वाला। ठीक है, इसका घ वाला और इसका ख वाला। ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिया है। चलिए इसमें 3rd वाला देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जा सकती है? जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है? पंजाब तो मैदानी है, उत्तर प्रदेश के मैदान भाग ये भी मैदानी हुआ, हरियाणा भी मैदान है, सिर्फ उत्तराखंड में इसका राइट आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका घ लिख लिया होगा आपने। मोनोजाइट रेत
में से निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट हमारे पास ऑप्शन है, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम और कोयला। तो इसका राइट आंसर गौ, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, आप नोट करते जाएंगे। हम फिफ्थ वाला देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली में शामिल है, पंचायती राज में क्या क्या शामिल है? तो गांव, ब्लॉक और जिला, गांव और राज्य स्तर, गांव, जिला और राज्य स्तर, गांव, राज्य और संघ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क। ठीक है, पंचायती राज में गांव, ब्लॉक और जिला आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क होगा। 6 वाला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा से कथन सही है या है? ठीक है, तो आपको ये कथन पढ़ लेने। ठीक है, ये मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो इसमें कथन क्या है? अधिकांश लोकतंत्रों में संविधान हैं, वे चुनाव करते हैं, पार्टियां हैं और वे नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। बिल्कुल सही। ख वाला है, लोकतंत्र अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बिल्कुल। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का संबंध है, सभी लोकतंत्र समान है। बिल्कुल नहीं। घ दोनों, क और ख। तो घ इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे? घ इसका राइट आंसर है। 7वां देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है यूएनडीपी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो राइट आंसर है ए, यूएनडीपी द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ओके, इसमें हम अंतिम विकल्प देख लेते हैं। अंतिम विकल्प है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्य लिखा है, हम यहाँ पे देख लेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क, राज्य के मुख्यमंत्री। तो आई होप कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे वो आपने नोट कर लिए हैं और याद भी कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 से, जैसे पहले निर्देश में बता दिया गया था कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक ये सब क्या होंगे? वन लाइनर होंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आप प्रश्न लिखेंगे और आंसर भी लिखते जाएंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 एशियाई देशों के नाम बताइए। कौन से देश? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विश्व के नहीं पूछ रहा, एशियाई देशों के नाम पूछ रहा। बताइए जो 18वीं शताब्दी तक विश्व के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे। तो एशियाई देश, तो 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे। ठीक है, उनमें ये गिने जाते थे। तो आपका राइट आंसर, आप अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहें तो सिर्फ भारत और चीन लिखें, इसलिए मैंने वो बोल्ड भी कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा राम मोहन राय ने सन 1821 से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर है संवाद कौमुदी। ये बंगाली साप्ताहिक था, तो इसका नाम संवाद कौमुदी था। आप पूरा भी लिख सकते हैं या इतने ही लिख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नवीनीकरण योग्य संसाधनों के 2 प्रमुख लाभ लिखिए। तो इनके लाभ क्या है कि ये संसाधन बार बार इनका उपयोग किया जा सकता है, और जो ये संसाधन है ये क्या है, स्वच्छ पर्यावरण भी देते हैं। अगर हम सौर ऊर्जा लगा लेते हैं तो उससे कोई भी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जाएं हैं, तो इनसे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। ठीक, तो आप इन दोनों लाभों को अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें किस राज्य में स्थित हैं? तो सबसे अधिक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो आप पूरा लिख सकते हैं या सिर्फ इतने ही लिखिए उत्तर प्रदेश, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ये सारे 1 नंबर के हैं, निर्देश में ही बताई दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है। ये जो 1 नंबर के हैं इनको ध्यान रखिए, ये विकल्प में भी आ सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ ये एक वन लाइनरी में आए। ठीक है, अति लघु उत्तरी में आए, ये
इनको विकल्प भी बनाया जा सकता है। जैसे ये यही देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 की जगह 1886 किया जा सकता है, 87, 1887, 1888। तो उपयुक्त में से कौन सही है, तो तब आप ये वाला विकल्प टिक करेंगे, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो आप इनको दोनों तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये विकल्प वाले ये वन लाइनर हैं, अति लघु उत्तरीय हैं, तो हम इनको भी देख लेते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक हीटर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आप उस पर कौन सा लोगो देखना चाहेंगे, तो ISI, ठीक। अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ISI ही लिखेंगे, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड राज्य को भूकंप के किस जोन में रखा गया, तो जोन 4 और जोन 5 में रखा गया है, जिसमें कि ये मैंने थोड़ी सी लंबा दे दिया आपको कि उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये क्या है, जोन 5 में है, और बाकी जो अन्य ज़िले हैं, 8 अन्य ज़िले हैं, वो जोन 4 में आते हैं। तो आप इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके 1 नंबर वाले यहाँ से समाप्त हुए। अब यहाँ से लघु उत्तरीय शुरू हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग क्या है? अफ्रीका में रेंडर पेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। क्या जब वो रेंडर पेस्ट आ गया था वहाँ, तो उसके बाद उनके जीवन पे, अफ्रीकी लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेंडर पेस्ट के बारे में बताएंगे कि ये एक ऐसी बीमारी थी जो पशुओं की थी और जिसमें अफ्रीकी लोगों के 90% मवेशियों के को मौत की नींद सुला दिया था। उसके प्रभाव क्या पड़े? तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और उसके बाद उस पर प्रभाव क्या पड़े, तो ये उसके प्रभाव पड़े, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करते जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अगर आपको बोर्ड में ये वाला प्रश्न नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों करेंगे, ओके। इसमें जो दूसरा खंड है वो है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया, ठीक है, क्यों बढ़ा? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे? तो इसको यहाँ से पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे कि उस समय सारे जो ब्रिटिश कारखाने थे वो सेना की ज़रूरतों पे लग गए, ठीक है, और इसलिए हमारे देश के जो उद्योग थे उनको फलने फूलने का मौका मिल गया। तो पहले आप 1 से लेकर और 1 और 2 वाला लिख लेंगे, और फिर आप 3 वाला भी लिख लेंगे, समझ रहे? 2 तक आपने लिख लिया था, 3 तक लिख लेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अगर अभी तक भी आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, जिससे कि आपके तो आप 100% मार्क्स को अचीव करें, आपके जो मित्र हैं क्लास में हैं वो भी 100% मार्क्स अचीव करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मुद्रण क्रांति से क्या समझते हैं? तो इसमें 2 पार्ट हैं, जो ऐसे प्रश्न हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो पहले मुद्रण क्रांति से क्या समझते हैं, तो आप मुद्रण क्रांति के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए, तो फिर उसके प्रभाव लिखेंगे, समझ रहे? तो पहले मुद्रण क्रांति क्या थी? प्रिंटिंग प्रेस द्वारा पुस्तकें छापने के नए तरीकों को मुद्रण क्रांति कहते हैं। आप जानते हैं कि 1440 में, ठीक है, 1440 के आसपास जर्मन जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा मौजूदा स्क्रू प्रेसों के आधार पर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो ये मुद्रण क्रांति का अर्थ कंप्लीट हो गया, और यहाँ से इसके प्रभाव लिखेंगे आप, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक लिखते जाइए और फिर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आपको पूरी मुद्रण क्रांति के प्रभाव यहाँ से और यहाँ तक आप लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये 1 नंबर में भी आ सकता है। इसका ग्रामीण विकास में क्या योगदान? कभी ग्रामीण विकास लिखा रहता है, कई बार कृषि विकास लिखा रहता है, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो पहले श्वेत क्रांति क्या था, तो इसको यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है।
सबसे पहले आप ऑपरेशन फ्लड क्या था या श्वेत क्रांति क्या थी उसको लिखेंगे, और फिर उसका प्रभाव ग्रामीणों पे उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो पहले आप इसको ये दो प्रभाव लिख लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और फिर जो ये तीसरा वाला दे रखा मैंने इसको भी आप नोट कर लेंगे। जो अगर बाय द वे मेरी बोलने की स्पीड बहुत जल्दी हो जा रही है तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। आधुनिक संचार के साधनों में इंटरनेट की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। इंटरनेट की महत्ता तो आप जान रहे हैं कि जो मैं ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ये पेपर का सॉल्व आप तक पहुंच रहा है तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही पहुंच रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए और उसके बाद आधुनिक संचार के साधनों में इंटरनेट का महत्व आप लिखेंगे। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, आप फिर पूरा लिखिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखिए, ठीक है। पहले आप उसके बारे में लिखेंगे कि दुनिया के जो 40% कार्य इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं आज, ठीक है। सभी छोटे बड़े काम हम इंटरनेट के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक लिखिए, ठीक है। इतने लिखने के बाद आप इंटरनेट के 4 तक लिखेंगे। मैंने ये काफ़ी लंबा सा दे दिया है, अगर बाय द वे ये 4 नंबर में भी आता है तो आप वहाँ भी कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा ये लंबा दे रखा है। तो आप 4 तक लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके 4 तक लिख लीजिए और उसके बाद 5 और वाला भी आप यहाँ तक लिख लेंगे, समझ रहे, यहाँ तक लिख लेंगे। अगर ये 4 नंबर में भी आता है तो आपका ये आसानी से हो पाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दबाव समूह क्या है? दबाव समूह राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? तो ये 3 मार्क्स में है, ठीक है। तो इसमें पहला खंड है कि दबाव समूह क्या है, तो आपको दबाव समूह के बारे में आप लिखेंगे कि दबाव समूह क्या होते हैं। ठीक, अब ये राजनीति पर कैसे प्रभाव डालते हैं तो पहले आप यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। कि एक दबाव समूह लोगों का वह समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और बचाव करने के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। इसे तथाकथित इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति को बदलने का प्रयास करते हैं। जो आंदोलन वगैरह करते हैं ये सब दबाव समूह हैं, ठीक है। जो किसी चीज़ का अपोज कर रहे होते हैं तो ये सब दबाव समूह होते हैं और ये सरकार पर उनकी नीतियों को बदलने का प्रयास करते हैं और कई बार ये सफल भी होते हैं। अब दबाव समूहों का राजनीति पर प्रभाव, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखिए और 4 तक लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब 4 लिखने के बाद आप 5 भी आराम से, हाँ आप पूरा एडजस्ट हो गया तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और ये लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें अथवा वाला भी मिलेगा आपको। तो अथवा में क्या है कि भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। जो राष्ट्रीय पहले राजनीतिक दल क्या हैं उनके बारे में लिखेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए, उनके चुनाव चिन्हों का भी उल्लेख कीजिए, समझ रहे। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, राजनीतिक दलों के बारे में बताएंगे कि राजनीतिक दल क्या है। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा यानी एक ही विचारधारा में विश्वास करते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, समझ रहे। और यह दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रमों को लागू करवाने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल ये हो गया। अब भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल ये है, समझ रहे कि राजनीतिक दल कि जिन दलों को अस्तित्व पूरे देश में होता है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाते हैं। तो आप यहाँ तक लिखते जाएंगे और लास्ट में लिखा है कि 2 दलों के नाम लिखिए। तो स्थापना के हिसाब से मैंने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तो इनके आपको चुनाव चिन्ह भी बताने। तो कांग्रेस का पंजा और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। तो आप यहाँ तक नोट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, सांप्रदायिकता क्या है। इसमें भी 2 खंड है कि सांप्रदायिकता क्या है। पहला आपको इसका अर्थ बताना है, इसे समाप्त करने के उपाय बताइए। तो पहले खंड में आप सांप्रदायिकता क्या है इसको बताएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये पूरा नहीं हुआ है, पहले अर्थ भी पूरा नहीं हुआ ये। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे,
और उसके बाद आप यहाँ तक नोट करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन, ये पहला खंड पूरा हुआ। इसके बाद इसको दूर करने के उपाय क्या हैं, तो यहाँ से आप लिख सकेंगे। आप यहाँ से साम्प्रदायिक दूर करने के उपाय 1 से लिखते जाइए, ठीक है, और 4 तक लिखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, 4 तक आप लिखेंगे, उसके बाद 5th वाला भी लिखेंगे। तो ये आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमको सारे प्रश्न समझ में आए। किसी और सब्जेक्ट का भी आपको पेपर सॉल्व चाहिए या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप हमसे सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। कोई अगर किसी और सब्जेक्ट का चाहिए आपको तो हम उसका भी पूरा प्रयास करेंगे। आपके जो प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहता है, आप बेहिचक पूछें किसी भी सब्जेक्ट के। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की स्थिति पर प्रकाश डालें। वैसे अक्सर जो प्रश्न आता है वो असंगठित क्षेत्र के बारे में आता है, लेकिन इसमें संगठित क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो आप इसमें बताएंगे कि जो संगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार के नियम शर्तें नियमित हैं, सरकार के नियमों और विनियमनों के अनुपालन में रोजगार के नियम और शर्तें विधायिका द्वारा पारित विभिन्न कृतियों के मुख्य सिद्धांतों का पालन करते हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेजुएटी का भुगतान अधिनियम आदि, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक नोट करें और उसके बाद चूँकि 3 मार्क्स में है तो आप इसकी विशेषताएं भी लिखेंगे, क्योंकि उतने में ही आपको 3 मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो आप ये आपका 3 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। उसके बाद उपभोक्ता आंदोलन, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में प्रश्न आते रहते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन से आपका क्या ऐसा है, तो आप पहले उपभोक्ता आंदोलन बताएंगे कि ये एक सामाजिक आंदोलन था, कैसे करके उपभोक्ता के अधिकारों की वकालत करता था, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस आंदोलन को समझाएंगे, समझ रहे। तो आप इसको पहले यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस आंदोलन को समझाएंगे। तो यहाँ से आप यहाँ तक नोट कर लेंगे, समझ रहे। अब ये प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद आप इस प्रश्न को यहाँ तक नोट कर लेंगे, क्योंकि यहीं पे इसका जब अधिनियम बन गया था तो सन 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। इस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, जो कि कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। कई बार ये 1 नंबर में पूछा जाता है, समझ। तो आप इसको भी अंत में मेंशन कर लेंगे। तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 3 मार्क्स का है तो इम्पॉर्टेंट है। दावानल से आप क्या समझते हैं? इसमें 2 भाग हैं कि दावानल से आप क्या समझते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कारणों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो पहले आपको दावानल से आप क्या समझते हैं का अर्थ बताना है। तो दावानल क्या है, मैं साफ कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, आप आंसर लिखेंगे दावानल। तो जंगलों में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। दावानल ये जंगलों की आग उस दुर्घटना को कहते हैं जब किसी वन के एक भाग या पूरे वन में ही आग लग जाती है और उस वन के सभी पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि जलने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको दावानल कहेंगे हम, ठीक। तो ये यहाँ पे काफ़ी विस्तार से लिखा गया मैंने। अगर 4 मार्क्स में आता तो आपके लिए आसान रहेगी। तो आप यहाँ तक नोट करेंगे। तो ये दावानल आप पहले भाग का आप आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। मैंने 4 मार्क्स के हिसाब से लिखा है, तो अगर आपको 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना है तो आप अर्थ छोटा कर लीजिए। उसके बाद दावानल के कारण लिखेंगे, जैसे इसमें बता रखा है कि जो वाइल्ड लाइफ फंड 2020 की रिपोर्ट है कि जो जंगल में आग लगती है उसके 75% जो आग लगती है उसके लिए इंसान जिम्मेदार होता है। बाकी जो 25% आग है वो प्राकृतिक रूप से बिजली गिरने, ज्वालामुखी के कारण, कोयले जलने के कारण आग लग सकती है, जो कि अपेक्षाकृत कम है, समझते। और इसमें जो मानवीय लापरवाही है वो सबसे ज़्यादा है। भारत के संदर्भ में बताया कि भारत में 95% से अधिक जंगल की आग या तो अनजाने में या इंसानी लापरवाही के कारण लगती है। तो आप यहाँ तक लिखेंगे तो यह आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में उसको नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
प्राथमिक सहायता से आप क्या समझते हैं? इसमें भी दो खंड हैं कि क्या समझते हैं। पहले आपको अर्थ बताना है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो पहले आप प्राथमिक सहायता के बारे में बताएंगे। आप एक डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो प्राथमिक सहायता क्या है? किसी आकस्मिक घटना या किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पास आने से पूर्व या अस्पताल ले जाने से पहले रोगी को दी जाने वाली सहायता को प्राथमिक सहायता कहा जाता है। तो ये इसका अर्थ हो गया। आप एक परिभाषा भी दे सकते हैं। तो पहले खंड का आंसर यहाँ तक हो गया है। अब इसमें जो दूसरा खंड है कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके मुख्य उद्देश्य मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, आप लिखेंगे। तो यही इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी, स्पष्ट करें। तो आप पहले ये करेंगे और उसके बाद उसके परिणामों का आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इतना लिखिए, उसके बाद उसके परिणाम आप लिखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी रूपों में आता रहता है। तो आप इसके परिणाम लिखेंगे कि इसमें सामंतशाही का अंत हो गया था, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो गई थी, सामाजिक समानता एवं राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास हो गया था। तो यहाँ तक आप नोट करें। क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता पे विशेष जोर दे रखा है। मैंने ये प्रश्न एक कॉमन वे से ले लिया है। अगर आपको सिर्फ राष्ट्रीयता लिखना है तो आप सिर्फ इसी को लिख के आपका ये प्रश्न का आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि 4 मार्क्स में है तो आप कंप्लीट लिखें, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप इसको राष्ट्रीयता की भावना का विकास लिख सकते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन, यहाँ तक नोट करें। उसके बाद 6वें समाजवाद की स्थापना, यहाँ तक आप नोट करेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि ये 4 मार्क्स के हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ? किन परिस्थितियों में इसे वापस लिया गया? तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और 4 मार्क्स में, तो आपको 4 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। तो पहले आप थोड़ी सी भूमिका लिख देंगे, इंट्रोडक्शन लिख देंगे, असहयोग आंदोलन के कारण। उसके बाद आप इसके कारणों पर विचार करें, क्योंकि कारण पूछा गया ना, पहले खंड में कारण पूछे गए, तो आप कारण लिखेंगे कि कारण क्या क्या थे कि क्यों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो युद्धोत्तर भारत में असंतोष, आप जानते हैं ये जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था तो उसके बाद जो ब्रिटिशों द्वारा ब्रिटेन ने भारत से कहा था कि वो क्या करेंगे, आप हमको स्वायत्तता देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वचनों का पालन नहीं किया और मांटोफोर्ट सुधार, एक स्वशासन के नाम पे मांटोफोर्ट सुधार कर दिए, तो जिससे एक देश में असंतोष हो गया। तो पहला कारण तो ये था। ठीक है, दूसरी बात, मांटोफोर्ट सुधारों में असंतोष ये हो गया, मूल्य वृद्धि होगी उस समय। ठीक है, युद्ध के दौरान भारत सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ा, क्योंकि हमको ज़बरदस्ती उसमें शामिल कर दिया गया था। ठीक है, जिससे अत्यधिक खर्च भार हो गया और जिस कारण मुद्रास्फीति हो गई और मूल्यों में वृद्धि हो गई, तो वो भी एक असंतोष का कारण हो गया। अकाल और प्लेग, 1917 में अनावृष्टि के कारण देश में अकाल और प्लेग फैल गया। ठीक है, हजारों व्यक्ति अकाल के ग्रास बन गए और जिससे कि जनता में क्या हो गया, रोष फैल गया। ठीक है, तो ये भी एक रहा। उसके बाद रोलर एक्ट, और उसके बाद रोलर एक्ट के पश्चात जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसके बाद ये सारे कारण असहयोग आंदोलन के लिए पर्याप्त थे। ठीक है, तो आप इनको कंप्लीट लिख देंगे, यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद आंदोलन की वापसी क्या हुई, तो जो चोरी चोरा कांड हुआ और असहयोग आंदोलन की वापसी, तो आप ये सारा लिख देंगे, जिससे कि असहयोग आंदोलन की वापसी नंबर 1 और नंबर 2 करके लिखेंगे कि 5 फरवरी 1922 को वर्तमान में गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। ठीक है, और जिसमें कि 20 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसको कि इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ये आंदोलन नहीं, वो उनका जो अहिंसा का दर्शन था और इसमें हिंसा हो गई, तो उन्होंने ये आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को इसकी घोषणा कर दी गई। तो आप ये यहाँ तक लिख लेंगे तो आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी 4/4 आएगी, यानी इस प्रश्न में आपकी 100% मार्क्स आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुंच गए और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। औद्योगिक प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इन्हें दूर करने के उपाय लिखिए। तो पहले आप पहले खंड का देखें कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो ये आप ये प्रदूषण से समझते हैं और अब इसको कम करने के उपाय क्या हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद कम करने के उपाय क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रदूषण से एक प्रश्न तो आना ही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड में अगर आपको ये प्रश्न है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आप दोनों ही करेंगे। इसमें दूसरा खंड है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो पहले आपको पहले खंड का आंसर देना है, फिर दूसरे खंड का आंसर देना है। तो हम पहले खंड का आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ये बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में है। उसका अर्थ है कि बहुउद्देशीय परियोजना वे नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनसे एक ही समय में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इन योजनाओं को बहुमुखी योजनाएं भी कहा जाता है। इनसे होने वाले विविध लाभों और देश के आधुनिक विकास में योगदान के कारण इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय नियोजन के लिए बहुउद्देशीय या बहुध्येयी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। तो ये आपका यहाँ तक अर्थ हो गया। अब इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इसके उद्देश्य आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो उद्देश्य आप एक एक करके लिख लेंगे कि जो पहला उद्देश्य क्या है कि जल विद्युत उत्पादन करना और बाढ़ों पे नियंत्रण करना, सिंचाई के लिए मत्स्य पालन, भूक्षरण पर प्रवाह नियंत्रण, उद्योग धंधों का विकास, आंतरिक जल परिवहन का विकास, शुद्ध पेयजल, प्राकृतिक सौंदर्यता, मनोरंजन एवं पर्यटक स्थलों का विकास, क्षेत्रीय नियोजन तथा उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण और समुचित उपयोग। तो यहाँ तक कर लेंगे तो ये प्रश्न आपका 4 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करिए और पूरा आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, स्पष्ट करें कि भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया गया। इस प्रश्न का आप तुलनात्मक भी लिख सकते हैं। इधर से राज्यों के बारे में लिखें, इधर से केंद्र के उनका तुलना कर सकते हैं, जो उनके अधिकारों की तुलना कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया है। आप केंद्र को अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाया गया, जिसकी पहचान हम निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं। हम पहले उन बिंदुओं को फाइंड आउट करेंगे जिससे कि हम ये बताएंगे हम कि केंद्र क्या है राज्यों की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है। तो राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। प्रत्येक भारतीय को नागरिकता के समान अधिकार हैं, चाहे वह किसी भी राज्य का हो। केंद्र राज्यों के नाम और सीमाओं को बदल सकता है। ठीक है, राज्य किसी अपना नाम स्वयं नहीं बदल पाएगा, उसको केंद्र की सहमति चाहिए। ठीक है, वो सीमाएं भी नहीं बदल पाएगा। लेकिन जबकि केंद्र किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकता है। संविधान के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जबकि राज्य को ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और यह केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाता है। तो ये इस प्रकार से ये आप पहले यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद शक्तिशाली क्यों बनाया गया है, समझ रहे हैं? इस क्यों का आप आंसर उसके बाद लिखेंगे। तो पहले आप यहाँ तक लिखेंगे भाई ऐतिहासिक कारण है कि जब 1947 में भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य घोषित किया गया तो यहाँ 556 रियासतें थी। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसको यहाँ तक लिखेंगे तो आप इसको बिल्कुल ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु अभी वे पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। इस कथन की विवेचना करें। पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, कि जो भारतीय आप आंसर लिखेंगे कि भारतीय समाज में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं तथा पुरुषों के बीच भेदभाव किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इस स्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ, परंतु अभी भी स्थिति दयनीय बनी हुई है।
भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में लैंगिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके पश्चात आप यहाँ से, मैं क्लियर कर लेता हूँ, आप बिंदु संख्या 1 से लेकर 3 तक आप लिखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद 4 और 5 वाला भी आप लिखेंगे, तो जिसमें आप लास्ट में बताएंगे कि भाई लोकसभा में जो महिला सदस्यों की संख्या अभी भी 10% से कम है और जो राज्यसभा में तो 5% से भी कम है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको अथवा वाला भी मिलेगा, ठीक है। अथवा में क्या है, जाति प्रथा भारतीय लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा है। तो पहले आप जाति प्रथा के बारे में मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आप, हाँ, तो आप पहले जाति प्रथा के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि कैसे वो देश के लिए खतरा हो रही है। तो यहाँ तक आप लिखेंगे। उसके बाद लोकतंत्र के लिए, पहले जाति प्रथा क्या है उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद लोकतंत्र के लिए कैसे खतरा है वो। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे, समझ रहे। वीडियो को पॉज करेंगे और इसके जो दूसरे और तीसरे बिंदु को भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुद्रा क्या है। इसमें भी 2 खंड है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा के प्राथमिक, प्रधान एवं गौण कार्यों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप मुद्रा बताएंगे कि मुद्रा क्या क्या है आखिर, ठीक है, कि किस चीज़ को हम मुद्रा कहते हैं। तो इसमें बताइए कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, ऋणों के अंतिम भुगतान, मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से बिना संदेह किए स्वीकार किया जाता है। यह सामान्य शब्दों में कहा जाए तो मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसके द्वारा दैनिक जीवन में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री की जाती है। इसके अंतर्गत सिक्के, कागजी नोट आते हैं। आमतौर पर किसी देश में प्रचलित मुद्रा उस देश की सरकार द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था होती है जो अनिवार्य रूप से स्वीकार होती है। तो इतना आप लिख देंगे तो आप मुद्रा के बारे में क्या है इस प्रश्न का आप पहले खंड का आंसर दे देंगे। अब दूसरे खंड का देखते हैं। दूसरे खंड की मुद्रा के कार्य क्या है। तो आप मुद्रा के 2 कार्य होते हैं, प्राथमिक, मुख्य तथा प्राथमिक कार्य और मुद्रा के सहायक तथा गौण कार्य। तो आप पहले प्राथमिक कार्य हेडिंग डालेंगे और पहला काम क्या है कि विनिमय का माध्यम। मुद्रा का पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर इसका दूसरा कारण लिखिए आप। तो ये आपके मुद्रा के 2 अनिवार्य कार्य हो गए। अब मुद्रा के जो गौण कार्य हैं तो वो क्या क्या है, आप 2 वाला मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आप यहाँ से मुद्रा के जो गौण कार्य यहाँ से यहाँ तक लिखिए और उसके पश्चात आप इसका जो तीसरा कार्य है उसको भी लिखेंगे। तो आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अथवा वाला भी देख लेते हैं। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे का मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। यानी जो गरीबों के लिए जो स्वयं सहायता संगठन हैं उनके पीछे मूल विचार क्या है, तो आपको उनके बारे में बताना है। तो आप इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। आप पहले यहाँ तक लिखिए, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ये भी 4 मार्क्स का है। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। तो पहले आप विश्व व्यापार संगठन के बारे में डिटेल में लिखेंगे। यह किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है, 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप पहले विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताएंगे, पूरा यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। तो ये पहले खंड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप इसके जो कार्य हैं या जो ये प्रोत्साहन कैसे देता है तो आप यहाँ तक लिखेंगे। तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये मैप से संबंधित है। आपको मैप की जो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी, क्योंकि आपके पास सिर्फ भारत का मानचित्र आएगा। तो आप मेरी आपको सलाह है कि आप कुछ मार्केट से कुछ मानचित्र ले लीजिए या कुछ मानचित्र आप बना लीजिए और उसमें आप भिन्न भिन्न जो पेपर हैं, पुराने पेपर हैं, उनसे आप उनके जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था मानचित्र वाला, उसको आप उसमें दर्शाते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये भी 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें दिए गए
भारत के रेखा मानचित्र पर 2 राज्यों के नाम लिखिए जहां ये घटनाएं घटित हुई। तो ये कहाँ हुई? दांडी यात्रा क्या है? साबरमती आश्रम से दांडी तक हुई और ये गुजरात में हुई। तो आपको गुजरात में दिखाना है। चोरी चौरा कांड, ये चोरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है। ठीक है, तो चूंकि आपको सिर्फ राज्यों के नाम लिखने हैं यहाँ पे, तो ये इसको आप गुजरात और उत्तर प्रदेश में दर्शा देंगे। ठीक है, अभी मैं दूंगा, मैं आप उसको मैं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर पहले वाला का देख लेते हैं तो पहले वाला गोरखपुर लगभग, और गुजरात में यहाँ पे आप दांडी यात्रा दिखा देंगे और यहाँ पे आप चोरी चौरा कांड दिखा देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद पहला खंड का तो हो गया। अब दूसरे खंड का है कि आपको इसको, उसमें तो आपको सिर्फ लिखना है कि तीर मार के आपको यहाँ पे आप ऐसे करके यहाँ पे आप चोरी चौरा कांड लिख सकते हैं, या यहाँ पे से तीर लगा के आप यहाँ पे दांडी मार्च लिखेंगे। लेकिन जो दूसरा वाला खंड है उसको भी देख लेते हैं। आई होप कि आप पहला खंड समझ गए हैं। हम बॉ वाला देख लेते हैं कि दिए गए इसी मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए। उन स्थानों के नाम भी लिखिए। आपको सिर्फ दर्शाना ही नहीं है बल्कि उन स्थानों के नाम भी लिखना है तथा मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर संलग्न कीजिए। आपको ये मानचित्र को लास्ट में अपनी जो कॉपी होगी, बोल्ड में कॉपी मिलेगी, उस पर आपको अटैच कर देनी है। तो दूसरे खंड को हम देख लेते हैं। थोड़ा मैं मानचित्र को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपने चोरी चौरा कांड दिखा लिया, यहाँ पे आपने दांडी मार्च दिखा लिया। ये 2 तो हो गए। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? इसको आपको इस चित्र से दिखाना, तो आप यहाँ पे ये चित्र बना लेंगे। ठीक है, ये उत्तराखंड के नैनीताल में है, ज़िले में है। विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश में है। आप पे यहाँ पे ये वाला चिन्ह बना लेंगे। ठीक है, भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ के भिलाई में है, तो आप यहाँ पे ये एक वो बना के ऐसे करके बना देंगे। समझ रहे हैं? आप पेंसिल से बनाएंगे तो ये अच्छा बनेगा। लक्षद्वीप को आपको इस चिन्ह से दिखाना, तो लक्षद्वीप के लिए हम यहाँ जाएंगे। ये वाला चिन्ह लक्षद्वीप हो गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा प्रश्न सारे जो जितने भी 27 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे समझ में आ गए। कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सारे प्रश्न समझ में आ गए तो आप यस लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई अन्य पेपर का भी आपको मॉडल पेपर चाहिए, कोई अन्य सब्जेक्ट का भी मॉडल पेपर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम निश्चित रूप से उस पेपर को भी हम सॉल्व करेंगे। आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन आपके स्क्रीन पे विजिबल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप पूरे चैनल पे देखेंगे तो इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से और आपके करियर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि पे भी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं, तो वहाँ भी आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। आप की परीक्षा में 100% मार्क्स अचीव हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसमें 100% मार्क्स अचीव करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद।